हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया गया है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को दोस्तों अटेंड करेंगे सुबह 11:30 बजे और कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। जीके जीएस सेगमेंट में बहुत बेहतर स्कोर होगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिएगा सब लोग। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति और आपका शनि। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बुध के बारे में। तो ये जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? वो है आपका बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है आपका बृहस्पति। अब शुक्र के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल यहाँ से बना हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो वो है साथियों आपका शुक्र, ठीक है। और किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं और इसे साथियों पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? शुक्र को जो है सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें, यहाँ से सवाल पेपर में बन चुका है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण जो है क्या माना जाता है? ठीक है, तो बताइए 1857 की जो साथियों क्रांति हुई थी इसका तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? बताएं। भारी लगान व्यवस्था, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, रेल यातायात का विस्तार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर उत्तर आप लोग दीजिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण जो है क्या माना जाता है? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है यहाँ पर। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर क्या है जरूर बताएं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, यकृत है यानी लीवर आपका है, अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी कहलाती है? तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, लीवर यानी यकृत पर, वो बिल्कुल राइट है। यकृत जो है साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। सी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। फफूंद या कवक के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिएगा। शरीर क्रिया विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, कवक विज्ञान, जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करेंगे, बताएं। फफूंद या कवक के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, कवक विज्ञान पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। फफूंद या कवक के अध्ययन को जो है कवक विज्ञान कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको क्लास की टाइमिंग बता दूँ, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे भाई। देखिए सुबह 11:30 बजे यहाँ पर क्लास होती है, 3 बजे दोपहर को क्लास होती है, रात को 8:30 बजे। ये 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप लोग इनको ज़रूर अच्छे से कवर करिएगा। और साथियों एक आपको संडे को जो है पॉलिटी की क्लास प्रोवाइड करी गई थी, मैराथन क्लास थी, वहाँ पर हम लोग 100 प्रश्नों को अच्छे से कवर किए हैं। उस क्लास को आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। आप जानते हैं 4 से 5 सवाल जो है पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, ये क्लास आपको कहाँ पर मिलेगी? आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में दिए गए नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
चलिएगा सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित साथियों सवाल पेपर में बन चुके हैं, आप लोग यहाँ पर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत साथियों ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, तो याद रखें आप लोग, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, राज्य की नीति तत्वों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आपसे इस तरीके से ऑप्शन आ सकता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये भी आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। कई बार यहां से भी सवाल बना है। अगर आपका यहां पर विकल्प होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है उद्देश्य ये भी होता है। ठीक है, अगला सवाल देखें क्वेश्चन नंबर 6 का। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग यहाँ पर आंसर बताएं। चलिए, व्यापार को प्रोत्साहित करना, सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, कर प्रणाली में सुधार करना, मुद्रा प्रणाली में जो है सुधार करना, बताएं। निम्नलिखित में से जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक व्यवस्था को जो है सुदृढ़ बनाना। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर लग चुका है, उत्तर दीजिएगा। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर उत्तर करेंगे। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन कौन से राज्य हैं ये भी आप लोग याद रखें। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, सिक्किम है और आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इन 5 राज्यों को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आपका डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सही आंसर क्या, फटाफट उत्तर दीजिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चलिए, ये साथियों जो है सवाल ये सभी जो है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देखते हुए चलें। आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं भाई 8 यहाँ पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये साथियों 8 राज्य हैं, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश से, क्या उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है? कॉमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें, सभी साथी उत्तर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, बताइएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट को यानी सर्वोच्च न्यायालय को। आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की साथियों स्थापना कब करी गई भारत में? 1950 में। ध्यान रखें 1950 में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, सम्राट अशोक ने जो है निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद धम्म नीति को अपनाई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। सम्राट अशोक ने जो है निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद धम्म नीति को अपनाया था? तो याद रखें भाई, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं कलिंग युद्ध, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कब साथियों? 261 ईसा पूर्व में जो है यह युद्ध जो है हुआ था।
अगला सवाल, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? याद रखें भाई, मेरठ में हुआ था। कहाँ भाई? मेरठ में। आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप ये भी जानते होंगे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला सवाल, भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कहां से होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कहां से होता है? तो याद रखें भाई, केरल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते होंगे साथियों, जून के प्रथम सप्ताह में जो है ये मानसून दस्तक देता है। ठीक है, आप देखेंगे बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जो है सर्वप्रथम कहां से होता है? केरल राज्य से होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। अनुच्छेद 40 है, 42 है, 44 है और आपका दिया है 48। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो वो है साथियों अनुच्छेद 44 और एग्जाम में सवाल बन चुका है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो सी दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ से जरूर मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। निम्नलिखित में से जो है प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित के लेखक जो है कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से जो है प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताएं। कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, अश्वघोष। चलिए, आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बता सकते हो और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं बाणभट्ट पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये भी आप जानते होंगे बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि कौन थे भाई? बाणभट्ट थे। ठीक है, और बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये देखिएगा, विद्युत धारा की एसआई इकाई निम्नलिखित में से जो है कौन सी है बताएं। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है कौन सी है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। सवाल नंबर 15 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा, फटाफट देने का प्रयास करिएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर गए हैं भाई एम्पियर पर, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है कौन सी है? एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखेंगे भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में जो है भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर बताइएगा। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? 2009 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन जो ये आपका अधिनियम है 2009 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था साथियों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये आप देखेंगे अनुच्छेद 21A के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 21A के तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है और ये जो है लागू कब हुआ साथियों? 2010 में जो है लागू हुआ। ठीक है, अगर आपसे सवाल देखिएगा, दो टाइप के क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में जो है भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, तब आप कहिएगा 2009 में। अगर आपसे पूछे लागू कब किया गया तब आप कहिएगा 2010 में। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखें आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर सकते हो। अनुच्छेद 56, 61, 72 आपका दिया है 74।
चलिए सही उत्तर क्या है भाई, सभी को पता होगा, अनुच्छेद 61 जो है ये आपका महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बताइएगा, इतिहास के अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिए भाई सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग बताइएगा, इतिहास के अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से जो है किसके मध्य लड़ा गया था, बताएं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब लड़ा गया था साथियों, 1761 में। कब दोस्तों, 1761 में। आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है, आंसर दीजिएगा। कैल्सीफेरॉल है, राइबोफ्लेविन है, टोकोफेरॉल है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें आप लोग। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है साथियों कैल्सीफेरॉल है, याद रखें, रट ले, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप जानते हैं साथियों विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सूर्य का प्रकाश जो है सबसे बेहतर यहाँ पर जो है माना जाता है, ठीक है क्या। और इसकी कमी से आप जानते होंगे रिकेट्स रोग होता है, क्या, रिकेट्स रोग होता है, इसमें हड्डियां जो है सूख जाती हैं, इसमें हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। अगला सवाल, काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, उत्तर करिएगा। चावल, गेहूं, कपास, जूट। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी जो है साथियों कपास की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है, ठीक है। और इसे जो है रेगुर मृदा भी कहा जाता है, क्या, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कपास की खेती के लिए बेहतर मानी जाती है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल निम्नलिखित में से कितने वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर करें। चलिए सही उत्तर क्या है, फटाफट आप लोग छापते हुए चलिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा को आप जानते होंगे साथियों, ये संसद का जो है निम्न सदन भी कहलाता है, ठीक है। और इसका उल्लेख देखेंगे अनुच्छेद 81 के तहत इसका उल्लेख किया गया है लोकसभा का, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत के चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से जो है कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर करें। चलिए, दक्षिण भारत के चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी। पूर्व केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, सुदृढ़ ग्राम शासन प्रणाली, सामंतवादी शासन व्यवस्था, जागीरदारी प्रथा। तो दक्षिण भारत के चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, सुदृढ़ ग्राम शासन प्रणाली, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, सेंटीग्रेड माप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, उत्तर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। सेंटीग्रेड माप का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। चलिए सही आंसर क्या है, एंडर्स सेल्सियस के द्वारा किया गया था, ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, भारत का मानक समय निम्नलिखित में से जो है किस देशांतर रेखा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बता सकते हो आप लोग। भारत का जो है मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित में से जो है किस देशांतर पर आधारित होता है। आप लोग यहां पर उत्तर कर सकते हो, आप सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं 82 डिग्री 23 मिनट पर, वो बिल्कुल राइट है, पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। चलिए सही आंसर क्या है, फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर करें। भारतीय संविधान द्वारा जो है नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो आप जानते हैं वर्तमान समय में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सवाल ये आपसे पूछेगा साथियों कि किस संशोधन के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य को शुरुआत में जोड़ा गया था। तो याद रखें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो है जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, याद रखें
86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओवरऑल आप देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है रूस के संविधान से ली गई है, ये भी पॉइंट तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? भारतीय संविधान के जो है भाग 4A में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे अनुच्छेद 51A के तहत, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर करिएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? 26 का सही उत्तर क्या है बताएं। चलिए भाई, आप जानते होंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है करी गई थी, ठीक है। लेकिन आपसे सवाल करता है कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? 1885 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? 27 का उत्तर बताएं। चलिए, गणित सार संग्रह जो है साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? सभी दोस्त यहां पर उत्तर करिएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट है, महावीराचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह जो है किसके द्वारा लिखी गई है? महावीराचार्य के द्वारा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? 28 का आंसर बताएं। चलिए, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं अनाईमुड़ी पर, वो बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई साथियों लगभग कितनी है? 2695 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है, ठीक है। तो जो लोग यहां पर गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो है वित्त आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करें। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से जो है कौन करता है? ध्यान रखें, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280 में, आप जानते होंगे अनुच्छेद 280 के तहत इसका उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। और प्रत्येक 5 वर्ष पर, यह भी याद रखें, प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 280 के तहत मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? आपसे ये सवाल पूछेगा साथियों, रामचरितमानस को जो है किस भाषा में लिखा गया है? ये सवाल आपसे पूछ सकता है पेपर के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आप जानते होंगे साथियों, इसकी रचना जो है तुलसीदास जी के द्वारा करी गई है अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में की गई है। और आप जानते हैं ये जो है राम भक्ति काव्य है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखी गई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? 31 का आंसर करें। चलिए, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है निम्नलिखित में से क्या है? 31 का सही उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है, SO2 NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है? 32 का उत्तर दीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से जो है किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहां पर राइट हो जाएगा बताएं। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, अनुसूचित भाषाएं पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, यहां पर जो आपका ऑप्शन दिया है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। आप जानते होंगे 8वीं अनुसूची में जो है भारत की आधिकारिक भाषाओं का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में, ठीक है। अच्छा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी? तो याद रखें 14 भाषाएं शामिल थी 8वीं अनुसूची में, लेकिन अब आप देखेंगे 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस स्थान पर पारित किया गया था? 33 का उत्तर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हो। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं मुंबई पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? 1942 में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंबई से। अगला सवाल, भौतिक विज्ञान के अनुसार जो है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 34 का उत्तर बताएं। तापमान, रंग, द्रव्यमान, आयतन। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या बताएं? किस पर निर्भर करता है बताइएगा? भौतिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखें, द्रव्यमान पर। किस पर साथियों? द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है। आप देखेंगे जो सी विकल्प दिया है इस क्वेश्चन का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भूगोल के अनुसार हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार का पर्वत है? 35 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, बताएं। भूगोल के अनुसार हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार का पर्वत है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर यहां पर कर सकते हो। चलिए, ये ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आता है, ज्वालामुखी पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। तो साथियों जो हिमालय पर्वत है ये आपका नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, ठीक है। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। हमारा भी मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अंग्रेजों द्वारा जो है लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू की गई थी? बताएं। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 में, ठीक है। 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू करी गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की व्यवस्था कुल कितने प्रकार की है? कई बार हमने इस क्वेश्चन को करवाया है, कारण ये है कि यहां से सवाल पेपर में बनता है। तो आप लोग, अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको रट गया होगा, ठीक है। अगर नहीं रटा है तो आइए फिर से बताते हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, देखिए जो आपातकाल की व्यवस्था है, 3 प्रकार के आपातकाल हैं, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है आपका साथियों, ध्यान दीजिए, पहला आपका है, जानते हैं, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। ये अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे सीधा सवाल करेगा, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 352 में। दूसरा है राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन आप देखेंगे अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख किया गया है। आपसे सीधा सवाल पूछ लेगा कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप कहिएगा अनुच्छेद 356 में। तीसरा सवाल आपसे यहाँ पर, तीसरा जो है आपातकाल, वो है आपका वित्तीय आपात। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख 360 में मिलता है, अनुच्छेद 360 में, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को भाई आप लोग ध्यान रखें। आप देखिएगा जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 3। अगला सवाल, जीव विज्ञान के अनुसार जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? 38 का उत्तर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बता सकते हो। जीव विज्ञान के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो है दोस्तों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बात करें साथियों संविधान सभा की, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुई थी। और इस प्रथम बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष जो है, याद रखें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये संविधान सभा के जो है सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए जो है इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बाद में जो है किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के जो है संघ समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर कर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है पेपर के लिए। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में जो है राजस्व व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? 41 का उत्तर बताइए। अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह।
मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पोषण विज्ञान के अनुसार विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, उत्तर आप लोग करिएगा। चलिए, पोषण विज्ञान के अनुसार विटामिन सी की कमी से निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी एनीमिया। रिकेट्स जानते हैं साथियों विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, और बेरी आप जानते हैं विटामिन बी की कमी से होता है। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप लोग बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो है किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से जो है कौन करता है? बताएं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो याद रखें आप लोग भाई, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद, राष्ट्रपति। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आओ, कितने वर्षों के लिए साथियों? 5 वर्षों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अगला सवाल देख लो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर करिएगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, उत्तर आप लोग यहाँ पर करेंगे, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो जो लोग बता रहे हैं कंचनजंगा, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माउंट कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। विश्व की जो है साथियों तीसरी सबसे ऊंची चोटी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 8586 मीटर लगभग जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसने जो है मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर बताएं। चलिए, किसने जो है मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित करी थी? तो अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे भाई, ये रहा, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का निलंबन निम्नलिखित में से जो है किस आपातकाल में किया जाता है? 46 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, बताएं। चलिए भाई, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का निलंबन निम्नलिखित में से जो है किस आपातकाल में किया जा सकता है? तो वो है साथियों आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय प्रशासन प्रणाली को जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का संघीय ढांचा माना जाता है? पूर्ण संघीय, एकात्मक, अर्धसंघीय, परिसंघ है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्धसंघीय। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा जो है किया गया दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? चलिए, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन। राइट आंसर क्या है भाई? नमक सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महात्मा गांधी द्वारा किया गया दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? नमक सत्याग्रह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस निम्नलिखित में से जो है कौन सी है? तो आप देखेंगे नाइट्रोजन जो है आपका 78% है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है आप लोग बताएं, कई बार हमने बताया भी है। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर आपका क्या भाई? नाइट्रोजन 78%, सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग कर दीजिएगा। भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत करी गई थी? देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर किसका किसका आता है, जरूर आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, आप जानते हैं, बिल्कुल फ्री में शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जो है कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप लोग बस देखिएगा, मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बस ये करिएगा, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं है आपको करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा, वहां पर जो है वीडियोज भी शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं, मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।